तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 6 और आप लोग पार्ट 1 देख चुके होंगे। और ये जो क्वेश्चन हम अभी लिए हैं, ये क्वेश्चन हम एक रिसर्च किए हैं, सर्वे भी किए हैं। तो उस रिसर्च में हमने ये पाया है कि ये क्वेश्चन सीबीएसई इस बार का जो एग्जाम होगा, आप लोग का बोर्ड का एग्जाम क्लास 10 का, उसमें सीबीएसई इस क्वेश्चन को पक्का देने वाली है। तो हम आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहे हैं और ये क्वेश्चन अभी तक किसी भी प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन नहीं है, यानी कि सीबीएसई अभी तक इस क्वेश्चन को दी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इस बार आने वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कैसे होगा। लिखा है मोहित हैज 2 कॉइन्स, यानी कि मोहित के पास 2 कॉइन है, 1 ऑफ ₹1 डिनोमिनेशन, एक कॉइन है 1 रुपए का, इन द अदर ऑफ ₹2 डिनोमिनेशन, और जो दूसरा कॉइन है वो 2 रुपए का है। ही टॉसेस द 2 कॉइन्स सिमुलेटेसनली, मतलब कि वो एक के बाद एक कॉइन को टॉस करता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो क्वेश्चन आप लोग को एक बार फिर से बता दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन। मोहित के पास 2 कॉइन है, एक है 1 रुपए का, एक है 2 रुपए का कॉइन। अगर वो 1 रुपए के कॉइन को टॉस करता है तो भी कुछ आएगा, हेड या टेल। अगर 2 रुपए के कॉइन को टॉस करेगा तो भी आएगा हेड और टेल। तो एक के बाद एक वो जो है कॉइन को टॉस कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लिख लेंगे लेट H1 मतलब, तो H1 का मतलब ये हो जाएगा हेड ऑफ ₹1 कॉइन, यानी कि 1 रुपए का जो कॉइन है उसका ही हेड आएगा, तो H1 से रिप्रेजेंट किया जाएगा। H2 का मतलब हो जाएगा हेड ऑफ ₹2 कॉइन। इसी तरह से T1 और T2, तो T1 का मतलब हो जाएगा टेल ऑफ ₹1 कॉइन, और इसका मतलब हो जाएगा T2 का मतलब टेल ऑफ ₹2 कॉइन। ये हम लोग सपोज कर लेंगे। इसके बाद आउटकम्स हमारा क्या होगा, हमारा आउटकम्स यानी कि टोटल जो आउटकम्स होगा वो क्या हो जाएगा। तो आउटकम्स देखिए, अगर मान लीजिए कि वो मोहित जो है 1 रुपए के कॉइन को टॉस कर रहा है तो H1 आएगा। इसके बाद 2 रुपए को कॉइन को टॉस किया, मान लीजिए इसमें भी हेड आ गया। इसके बाद मोहित अगर कॉइन को टॉस किया है और आया है H1 उसका, और इसका 2 रुपए का कॉइन को टॉस करेगा तो जो आएगा वो यहाँ पे 2 वाला आएगा। पहले वाला पर 1 वाला आया तो दूसरे वाला पर 2 वाला आएगा, तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं T2 को। इसके बाद अगर मोहित जो है 1 रुपए का कॉइन टॉस किया और T1 अगर आ गया तो दूसरे वाले पर हो सकता है कि H2 है, या ये भी हो सकता है कि T1 के साथ में T2 है। तो इस तरह से हमारा हो गया टोटल आउटकम्स। आप लोग इसका मतलब समझ रहे होंगे, H1 क्या है, H2 क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, ये हम आप लोग को सब बता दिए। तो ये हो गया हमारा टोटल आउटकम्स। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हेड जो है 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 हेड, कम से कम 1 हेड कहां पर है, कम से कम 1 हेड आने का 2 भी हेड आ सकता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे, एटलीस्ट बोला है, ये नहीं बोला है कि ही गेट्स 1 हेड नहीं बोल रहा है, बोल रहा है एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो कम से कम हेड 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। वो यहाँ पर ये मेंशन नहीं करता है कि हेड जो है 1 रुपये का कॉइन का होना चाहिए कि 2 रुपीज के कॉइन का होना चाहिए, ये बात बिल्कुल भी मेंशन नहीं कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं आउटकम्स में कम से कम 1 हेड या फिर दोनों हेड आ सकता है, इसलिए हो जाएगा 3, और नीचे आएगा नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 4। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा 3/4। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा इस बार। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए मिसिंग हेलीकॉप्टर इज रिपोर्टेड टू हैव क्रैश्ड समवेयर इन द रेक्टेंगुलर रीजन शो इन फिगर गिवन बिलो। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या कह रहा है कि एक हेलीकॉप्टर है जो मिसिंग हो गया है कहीं पे, और इस बात को रिपोर्ट किया जाता है कि वो हेलीकॉप्टर जो मिसिंग हुआ था वो क्रैश कर गया। कहाँ पे क्रैश कर गया, तो कहीं पे क्रैश किया है, और उसका क्रैशिंग का यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा है कि इस रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर रीजन दिख रहा है, इसी रेक्टेंगुलर रीजन में वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर चुका है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। आया कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
इट क्रैश्ड इनसाइड द लैक शोन इन द फिगर। यानी कि इस फिगर में जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा होगा कि एक रेक्टेंगुलर रीजन है ये, जिसका लेंथ टोटल लेंथ 9 किलोमीटर है और इसका जो ब्रेथ है वो 4.5 किलोमीटर है। और इस रेक्टेंगुलर रीजन में इसके कॉर्नर में एक लेक भी बना हुआ है जिसका कुछ लेंथ कुछ ब्रेथ होगा, अभी हम लोग निकालेंगे। तो कह रहा है कि अगर इस एरिया में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और जब सर्वे किया गया तो पता चला कि वो हेलीकॉप्टर लेक में क्रैश हुआ था, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेलीकॉप्टर इस लेक में ही क्रैश हुआ है, इस रेक्टेंगुलर रीजन के इस लेक में क्रैश हुआ है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कुछ प्रोबेबिलिटी से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर इस लेक में क्रैश कर गया, इसका प्रोबेबिलिटी, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इस पूरे रेक्टेंगुलर रीजन का विद लेक के साथ पूरा इस रेक्टेंगुलर रीजन का हम लोग निकालेंगे एरिया। फिर हम लोग एरिया निकालेंगे इस लेक का कि लेक का एरिया क्या है। अब हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन दैट हेलीकॉप्टर इज क्रैश इन द लेक इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक पार्ट अपॉन में एरिया ऑफ दिस टोटल रेक्टेंगुलर रीजन। मतलब कि इस टोटल रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया नीचे आएगा और जो एरिया हम लोग लेंगे लेक का वो लिखेंगे ऊपर। और यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा कि लेक में क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है वो आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है पिछले बार कंपटीशन लेवल में भी पूछा गया था, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लेंथ 9 इंटू में 4.5 है। क्या ये रेक्टेंगुलर रीजन है? तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? L इंटू बी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45 का 5 4 कैरी 9 4 जा 36 और 4 40, तो हो जाएगा 40.5 किलोमीटर का स्क्वायर। ये आ जाएगा रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया। अब हम आगे लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ लेक, उसका एरिया क्या आ रहा है? तो इसका एरिया के लिए हम लोग को चाहिए लेंथ, चाहिए ब्रेथ चाहिए। लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस लेक का लेंथ आया 3 किलोमीटर। अब इसका ब्रेथ निकालेंगे लेक का, तो यहाँ पे दिया गया है 4.5 और ये जो पार्ट है यहाँ पे ये 2 ही है, 2 किलोमीटर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो बचेगा वो कितना आएगा? 2.5 आएगा। और ये 2.5 होगा, ये वाला 2.5, वही चीज है 2.5 आएगा यहाँ पे। और जब हमें इस लेक का लेंथ और ब्रेथ मिल गया तो लेक का हम लोग एरिया निकालेंगे, तो लिखेंगे लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और ये आ जाएगा 7.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर स्क्वायर आएगा ये। आगे हम लोग लिखेंगे इसके बाद प्रोबेबिलिटी, और इसमें लिखेंगे दैट इट क्रैश्ड इनसाइड द लेक, यानी कि उस लेक में क्रैश हुआ, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ लेक पार्ट अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। और यहाँ पे आ जाएगा लेग पार्ट का एरिया आएगा 7.5 किलोमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर रीजन का एरिया आएगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल भी हो जाएंगे, तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि 7.5 है और ये 40.5 है, तो ऊपर ये दोनों जो है मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों को हम लोग सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसका डेसिमल जो है हट जाए। और अब देखिए डेसिमल हट चुका है, ये हो गया 75, नीचे हो गया 405, और ये दोनों जो है 5 से भी कटेंगे, तो 5 से कटेगा तो 25 आएगा। अगर हम लोग इसको 5 से कटाते हैं तो 5 से ये कटेगा तो आएगा 81, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5। और अब ये किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 25 अपॉन में 81 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
तो ये रहा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट में करा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपस में मैच नहीं करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, मतलब कि देखिए मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि एक क्वेश्चन जो है उससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं वो क्वेश्चन बना करके नहीं ला रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग रहेंगे, अलग अलग बेस पे रहेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है, ए डाई हैज इट्स 6 फेस। आप लोग जानते हैं कि डाई के 6 फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है, लेकिन ये वो डाई नहीं है, ये कुछ अलग डाई है। ये इस डाई में जो 6 फेस है उस पर मार्क किया गया है 0 1 1 1 6 6, ऐसे कुछ मार्किंग किया गया है। करेक्ट, टू सच डाइस आर थ्रोन, और इसमें का 2 डाइस है, दोनों को एक साथ थ्रो किया जाता है, एंड द टोटल स्कोर इज रिकॉर्डेड, और जो जो स्कोर आ सकता है उन सभी स्कोर को रिकॉर्ड किया गया है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर और पॉसिबल, कितने डिफरेंट स्कोर पॉसिबल हैं इसका प्रोबेबिलिटी बताइए। और यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7, मतलब कि जो दोनों पर आएगा उसको ऐड करने पर कहाँ कहाँ पर 7 आया है इसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो देखिए स्कोर क्या क्या आ सकता है, तो हम लोग लिखेंगे टोटल आउटकम्स हमारा क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कि पहले डाइस पर 0 आया हो और दूसरे पर भी 0 आया हो, तो 0 0 हो जाएगा, या फिर 0 1, इसमें जैसे 6 है तो 36 आएगा आउटकम्स, 0 0 0 1, इसके बाद ये 0 1 है, फिर से 0 1 आ सकता है, फिर ये 0 1 आ सकता है, उसके बाद 0 6 और फिर 0 6 ये आ सकता है, मतलब इस 0 के साथ ये 1, इस 0 के साथ ये 1, और पहले तो हम लिखे 0 0 फिर 0 1 फिर 0 ये 1 0 ये 1 ऐसे करके। तो यहाँ पर जो 0 1 आया है हम इससे लिखेंगे सेकेंड वाला में कि अगर इसका आया हो 1, जैसे कि इसका 1 आया तो दूसरे वाला डाइस का 0, और इसका अगर 1 आया तो दूसरे वाला का 1, फिर 1 1। देखिए जो टोटल प्रोबेबिलिटी का इसमें इस कंडीशन में जो टोटल आउटकम्स होगा वो हम लिख दे रहे हैं, फिर आप लोग को हम समझा रहे हैं कि क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो कैसे निकाला जाएगा। तो पहले हम लिख ले रहे हैं टोटल आउटकम्स इसका। यहां तक में क्या है, यहां तक में ये है कि पहला डाइस का 0 और दूसरे डाइस का 0, पहले का 0 दूसरे का 1, मतलब कि ये सेकेंड 1, पहले का 0 दूसरे का ये वाला 1, पहले का 0 और दूसरे वाला का ये वाला 1, पहले का 0 दूसरे का ये 6, पहले का 0 और दूसरे का ये वाला 6, पहले डाइस पर 1 आ गया दूसरे पर आया 0, पहले डाइस पर 1 आया दूसरे में का ये 1 आया। उस तरह से सारी प्रोबेबिलिटी अभी लिखी गई है। ये जो देख रहे हैं एक जैसा इसमें आ रहा है वो इसलिए कि पहला वाला का ये 1 यहाँ पे और दूसरा वाला का ये सब इसके साथ आया। अब पहला वाला का ये 1 है, दूसरा वाला का ये सब है। अब तीसरे में देखिए क्या होगा, तीसरे में हो जाएगा पहला वाला का 1, जैसे कि पहला का 0 1 1 है तो 0 1 1 1 ये फर्स्ट पे अभी रखे हैं, और सेकंड का वो सब इसके साथ आएगा, जैसे कि 0 आ गया, फिर सेकंड 1 आया, फिर थर्ड 1 आया, फिर फोर्थ वाला 1 आया, फिर फर्स्ट 6, फिर सेकंड 6। अब इसके बाद 0, पहला का 0 1 1 1 हो चुका है तो पहले का आएगा 6 और बाकी सब सेकंड आउटकम्स आएगा। अब देख रहे होंगे सब में सेकंड आउटकम्स अभी तक सेम होगा, तो इसलिए हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। टोटल आउटकम्स लिख लेते हैं। पहला वाला का लास्ट 6 है, अब हमारा टोटल आउटकम्स हो गया और आप लोग देख सकते हैं कि टोटल जो आउटकम्स है वो है 36। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल, यानी कि अलग अलग स्कोर कितने पॉसिबल हैं। तो इसमें अलग अलग स्कोर में क्या आएगा, अब इसको हम आप लोग बता रहे हैं कि अलग अलग स्कोर में क्या आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं
ये है एक अलग स्कोर, 0 0 ये अलग हुआ, 0 1 भी अलग है, 0 1 आया नहीं लेंगे हम क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, ये नहीं लिया जाएगा। 0 6 अलग हुआ, 0 6 है नहीं लेंगे। 1 0 पहले पर 1 दूसरे पर 0, ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पर जो आया है वो 0 और 1 है, यहाँ पर 1 0 है। 1 1 को लिया जा सकता है, 1 1 1 1 नहीं लिया जाएगा, 1 6 को आ सकता है। अब ये 1 6 यहाँ पे है तो नहीं लिया जाएगा। अब देखिए 1 0 आ चुका है, 1 1 हो गया और 1 1 हो गया, 1 6 यहाँ पे है, 1 0 हो गया है, ये सब हो गए हैं। 6 0 नहीं हुआ है, 6 और 0 0 6 हुआ है, 6 0 नहीं हुआ तो ये हम लोग ले लेंगे, ये डिफरेंट वाला हो जाएगा। 6 1 भी नहीं हुआ होगा, इसको ले लेते हैं। 6 1 यहाँ पे आ गया, 6 1 आ गया, 6 6 नहीं हुआ है, इसको ले लिए। उसके बाद अब हम लोग सब डिफरेंट वाला ले लिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं है जो डिफरेंट होगा। तो अब हम लोग लिखते हैं, पहला में पूछ रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट स्कोर आर पॉसिबल, तो इसके लिए हम लोग लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्कोर्स आर पॉसिबल, कितने स्कोर जो है पॉसिबल हैं उसका अगर हम लोग निकालते हैं प्रोबेबिलिटी तो कितना होगा। तो देखिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम्स है जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं वो आया 9 और नीचे हो जाएगा टोटल 36 और ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1/4। तो इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 7। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग जब ऐड करेंगे तो जैसे कि ये दोनों 0 0 ऐड करने पर 0 आया, तो वैसे ऐड करने पर 7 जहां पर आ रहा है सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट रो में कहीं से भी 7 नहीं आएगा, सेकंड में यहाँ पे 7 आएगा, इसको हम लोग मार्क कर ले रहे हैं। हम लोग मार्क कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पर भी 7 आ रहा है। तो ये देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये 2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ भी ऐड करने पर 7 आएगा, 7 यह भी 7 है वाला है, एक ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, ये 7 आएगा, यहाँ भी आ रहा है। तो जहाँ जहाँ भी आएगा हम लोगों ने मार्क कर लिया। अब टोटल मार्किंग वाला कितना है 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद 7 8 9 10 11 12 ऐसे हैं आउटकम्स हमारे जहाँ पर दोनों को ऐड करने पर 7 आ रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे 12 आया था इसको काउंट करने पे, और टोटल आउटकम्स की संख्या 36 है, नीचे 36, और जब कैंसिल होगा 12 से दोनों कटेगा तो आ जाएगा 1/12 आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखेंगे आप लोग कि डाइस का मतलब सिर्फ 1 2 3 4 6 वाला डाइस नहीं, कुछ डाइस ऐसे होते हैं जिस पर ऐसे भी मार्किंग किया गया रहता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो इसमें हम जो है आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें हम कुछ MCQ लेकर आए हैं जो 1 नंबर में आते हैं, और ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है इफ एन इवेंट कैन नॉट अकर देन इट्स प्रोबेबिलिटी इज, यानी कि अगर कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, कोई इवेंट जो है हुआ ही नहीं तो उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। अभी तक तो हम लोग ये समझे हैं, पिछले जितने भी हम क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं या आप लोग जो पढ़े होंगे उसमें आप लोग ये पढ़े होंगे कि कोई इवेंट हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी, और जो इवेंट हुआ ही नहीं उसका क्या प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एक जो डाइस होता है हमारे पास उस पर 1 to 6 नंबर होते हैं या 1 to 6 डॉट बने होते हैं। अब हम ये कहें कि एक डाइस थ्रो हुआ और उस पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो भाई 7 आएगा कहाँ उसमें, तो 7 आया ही नहीं, यानी कि वो इवेंट हुआ ही नहीं, तो उस इवेंट न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन MCQ में पूछे जा सकते हैं। और आप देखिए कि अगर यहाँ पर वो इवेंट हुआ ही नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगा। यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा
प्रोबेबिलिटी होगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर डी होगा 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को समझ में आया भी होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो किसी भी इवेंट का, कोई भी आप इवेंट आप सपोज कर सकते हैं, किसी इवेंट का कभी भी वो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसके पहले आप लोगों को जब कंटेंट्स हम दिए थे, जब शुरू में कंटेंट्स पढ़ाया गया था, तो उसमें आप लोग को बताए थे कि कभी भी प्रोबेबिलिटी दो चीजों में होती है, एक या तो फेल्योर या फिर वो सक्सेस, और जब दोनों का प्रोबेबिलिटी हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 1। जैसे मान लीजिए अगर एक फेवरेबल कंडीशन है तो उसका प्रोबेबिलिटी कुछ आएगा, और एक जो नॉट फेवरेबल कंडीशन है उसका भी प्रोबेबिलिटी कुछ आएगा। यदि हम ये कहें कि फेवरेबल को हम मान रहे हैं सक्सेस और नॉट फेवरेबल को हम मान रहे हैं फेल्योर, तो जो सक्सेस और फेल्योर दोनों का प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो आएगा 1। यानी कि कभी भी सक्सेस या फेल्योर का प्रोबेबिलिटी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये कि चाहे इवेंट कोई भी हो उसका प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 से कम ही होगा, इक्वल भी नहीं हो सकता है 1 के। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 के बराबर नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा वो लेस देन 1 होगा। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, तो जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन में देखिए, इसमें से ऑप्शन नंबर जो ए है वो 1 से भी अधिक है। ये क्या है 0.1 है, इसको फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या आएगा 1/10 आएगा। ये प्रोबेबिलिटी हो सकता है, किसी भी कंडीशन का हो सकता है। 3% फ्रैक्शन में लेंगे तो 3/100 होगा, 1 से कम है, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 1/3 है, 1 से कम है, ये भी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो सकता है, बट ये किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकता है। रीजन है इसका कि इसका जो वैल्यू आएगा 17/16 का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा 1 से ग्रेटर है, इसलिए ये वाला कभी प्रोबेबिलिटी का, कभी भी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि इफ ई बी एन इवेंट, यानी कि ई अगर कोई इवेंट है तो सच डेट ई कोई इवेंट है और इस ई का जो प्रोबेबिलिटी है वो जो है 3/7 है। तो कह रहा है देन पी नॉट ई इज इक्वल टू, यानी कि अगर ई कोई एक इवेंट है जिसका प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो अगर वो इवेंट नहीं हो रहा है, नॉट ई का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि वो इवेंट हुआ ही नहीं तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो अगर हम इसको मान रहे हैं, पी ई को हम मान रहे हैं कि इवेंट है, तो वो इवेंट, यही इवेंट नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जैसा कि हम आप लोग बताए थे कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, तो यहाँ पर अगर पी ई का प्रोबेबिलिटी 3/7 है तो पी नॉट ई का प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, तो 1 में से 3/7 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, पी ई बराबर 3/7, तो हम लोग यहाँ पर एक लाइन ये लिख सकते हैं कि वी नो डेट टोटल प्रोबेबिलिटी इज, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, और ई पी ई का एक इवेंट है, इसका प्रोबेबिलिटी 3/7 है, तो पी नॉट ई का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, तो 1 में से हम 3/7 को माइनस कर देंगे। अब देखिए 7 1 7 में से 3 गया, ये आ जाएगा 4/7, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा, 4/7, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, वो क्वेश्चन नंबर 12 ये कर रहा है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे इच, यानी कि कह रहा है कि अगर हम एक नॉन लीप ईयर को चूज करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर लिखें 1 नॉन लीप ईयर, तो 1 नॉन लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो नॉन लीप ईयर में 365 डेज होते हैं। तो अगर हम ये लिख रहे हैं कि 1 नॉन लीप ईयर बराबर में 365 डेज, तो आप लोग ये भी समझिए कि 365 डेज होता है 1 नॉन लीप ईयर में, लेकिन ये क्वेश्चन कर रहा है कि 53 संडे आया उस नॉन लीप ईयर में, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो एवरी ईयर में जो नॉन लीप ईयर होते हैं उसमें 52 वीक्स ही होते हैं। हम लोग ये लिखेंगे 52
वीक्स बराबर में कितने डेज हो जाएंगे, तो 52 मल्टीप्लाई 7, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 364 डेज, यानी कि नॉन लीप ईयर में 365 डेज और उसमें 52 वीक्स होंगे। 52 वीक्स का मतलब 364 डेज हो गया। तो जो एक दिन अधिक हो रहा है, जैसे कि 52 वीक्स अगर है तो 52 संडे तो ऐसे ही हो गया। तो एक दिन जो अधिक हुआ वो दिन कौन, कितने दिन अधिक है, तो हम लोग 365 से 364 को माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 1, और ये 1 दिन कौन सा हो सकता है, ये तो दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी हो सकता है, पूरा 7 डेज में से कोई भी डेज ये हो सकता है। लेकिन अगर 52 वीक्स हम लोग काउंट कर चुके हैं जो 364 डेज बना रहा है, तो इस 52 वीक्स में 52 संडे हो जाएगा, और जो ये 1 दिन, एक दिन जो अधिक हो रहा है, ये दिन उसी 7 डेज में से कोई भी एक दिन हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये कह रहा है कि वो दिन संडे होगा तभी तो ये 53 संडे को कवर कर पाएगा। यानी कि अगर हम लोग 53 संडे की हम लोग बात करें कि उस नॉन लीप ईयर में 53 संडे है, अगर इसको हम लोग कवर करें तो हम लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी डेट नॉन लीप ईयर कंटेन 53 संडे इज, और ये हो जाएगा 1/7। 1/7 इसलिए, और ऑप्शन नंबर आएगा बी। हम आप लोगों को बता रहे थे कि 1/7 इसलिए क्योंकि ये एक दिन कोई भी दिन हो सकता था, 7 डेज में से कोई भी डेज हो सकता है, लेकिन वो डेज संडे होगा तभी जाकर के ये 53 संडे को कंटेन कर पाएगा, वो नॉन लीप ईयर। इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी 1/7 आएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो या हमारा जो स्टडी है आप लोग को अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर कीजिए, वो लोग भी सब्सक्राइब करें चैनल को, वो लोग भी स्टडी करें, और आप सभी दोस्त अपना अपना नंबर अच्छा लाइए। इसी शुभकामना के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं और हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक अगले वीडियो में। धन्यवाद।